नमस्ते। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर बात कर रहे हैं, विकी रॉबिन और जो डोमिंगेज की योर मनी और योर लाइफ, यानी पैसा या जीवन। नमस्ते। हाँ, ये किताब वाकई बहुत खास है। हमने इसकी गहराई से समीक्षा की है और आज हम इसके सबसे कह सकते हैं अहम और शायद चौंकाने वाले विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। खासकर उन लोगों के लिए जो अपने पैसे और अपनी जिंदगी के मूल्यों के बीच एक गहरा रिश्ता बनाना चाहते हैं। सही कहा। ये किताब सिर्फ हिसाब किताब की नहीं है, ये असल में पूछती है आप पैसा कमा रहे हैं या अपनी जिंदगी बेच रहे हैं। बिल्कुल, और इसी गहरे सवाल से जुड़ा है इसका सबसे मेरे ख्याल से शक्तिशाली विचार, पैसा बराबर जीवन ऊर्जा। हाँ। मतलब जब हम पैसा खर्च करते हैं तो हम असल में अपनी जिंदगी का वो कीमती समय, वो ऊर्जा खर्च कर रहे होते हैं जो हमने उसे कमाने में लगाई थी। ये सोच ही अपने आप में काफी अलग है। हाँ बिल्कुल, और इसी सोच पर आधारित है इनका वो 9 स्टेप वाला प्रोग्राम जो वित्तीय स्वतंत्रता मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाता है। अच्छा, 9 स्टेप्स। हाँ, इसकी शुरुआत होती है अपने अतीत की पूरी कमाई और अपनी नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति का हिसाब लगाने से। लेकिन जो चीज वाकई आंखें खोल देती है वो है अपनी वास्तविक प्रति घंटा मजदूरी की गणना करना, ट्रू आवरली वेज जिसे कहते हैं। वाह, वास्तविक प्रति घंटा मजदूरी, इसमें क्या खास है? ये हमारी सामान्य घंटे की कमाई से अलग कैसे हुई? बहुत अलग। देखिए, इसमें सिर्फ ऑफिस में बिताए घंटे नहीं गिने जाते। अच्छा। इसमें नौकरी से जुड़े सारे खर्चे और समय शामिल होते हैं, जैसे ऑफिस आने जाने का समय, तैयार होने में लगा समय, काम के कपड़ों का खर्चा। ओह। यहाँ तक कि काम के तनाव को कम करने के लिए जो आप करते हैं, मान लीजिए कोई हॉबी है या कुछ और, उसका खर्चा और उसमें लगने वाला समय भी। बाप रे, ये सब जुड़ता है? हाँ, जब ये सब जोड़कर आप अपनी असली कमाई प्रति घंटा निकालते हैं तो अक्सर एहसास होता है कि हम अपनी जिंदगी के 1 घंटे के बदले असल में कितना कम कमा रहे हैं। ये सिर्फ एक कैलकुलेशन नहीं है, ये एक तरह का आईना है। ये दिखाता है कि आपकी वो पसंदीदा कॉफी खरीदने के लिए आपको असल में कितने मिनट या शायद घंटे अपनी जिंदगी देनी पड़ी। ये तो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। मतलब एक छोटी सी लगने वाली चीज के लिए भी हम अपनी सोच से कहीं ज्यादा जीवन ऊर्जा लगा रहे होते हैं। बिल्कुल। तो फिर अगला कदम क्या होता है? हर खर्चे पर नजर रखना। हाँ बिल्कुल, हर एक पैसा कहाँ जा रहा है इसका हिसाब रखना और फिर खुद से वो सवाल पूछना, क्या ये खर्च मेरी इतनी जीवन ऊर्जा के लायक था? इसमें वो मासिक टेबल और ग्राफ बनाने जैसे प्रैक्टिकल तरीके भी बताए गए हैं। अच्छा। ये सारा हिसाब किताब हमें उस क्रॉसओवर पॉइंट की तरफ ले जाता है। क्रॉसओवर पॉइंट, ये क्या है? ये वो जादुई पड़ाव है, कह सकते हैं, जब आपके निवेश से जो आमदनी हो रही है वो आपके महीने के खर्चों से ज्यादा हो जाती है। ओह, अच्छा। यहीं से असल वित्तीय स्वतंत्रता शुरू होती है। मतलब अब आपको रोजमर्रा के खर्चों के लिए अपनी जीवन ऊर्जा बेचने की जरूरत नहीं रही। समझ गए। तो ये जीवन ऊर्जा और वास्तविक मजदूरी के अलावा और कौन से मुख्य विचार हैं इस किताब में? देखिए, ये जो वास्तविक प्रति घंटा मजदूरी की समझ है ना, यही हमें किताब के दूसरे अहम विषयों की ओर ले जाती है। जैसे कि? एक है स्वैच्छिक सादगी, वॉलंटरी सिंप्लिसिटी। मतलब ये समझना कि ज्यादा सामान का मतलब ज्यादा खुशी नहीं होता। जरूरत भर का होना, यानी इनफ या पर्याप्त में संतुष्ट रहना सीखना। सही बात है। दूसरा है वित्तीय जागरूकता, फाइनेंशियल अवेयरनेस। ये समझना कि पैसा कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है, ये किसी सख्त बजट से ज्यादा पावरफुल है। अच्छा। और अंतिम लक्ष्य तो यही है कि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहें। तो मतलब बजट की सख्ती से ज्यादा ये अपनी कमाई और खर्च के पीछे के क्यों को समझने पर जोर देती है। हाँ बिल्कुल। शायद इसीलिए ये किताब जो करीब 30 साल पहले लिखी गई थी आज भी इतनी प्रासंगिक है और इसे फायर मूवमेंट की नींव भी माना जाता है। हाँ, इसकी प्रासंगिकता इसके माइंडसेट बदलने वाली नजरिए में है। ये सिर्फ कैसे बचाए नहीं पूछती, बल्कि क्यों खर्च करें जैसा गहरा सवाल उठाती है। फायर आंदोलन ने शायद इसी जीवन ऊर्जा और सचेत खर्च के विचार को अपनाया, क्योंकि ये सिर्फ जल्दी रिटायरमेंट का गणित नहीं है, ये जीवन को अपनी शर्तों पर जीने का एक दर्शन है, एक फलसफा है। अच्छा। ये लोगों को अपनी पूरी लाइफस्टाइल पर सोचने और उसे अपने मूल्यों के हिसाब से ढालने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन आपने कहा ये पुरानी किताब है, तो क्या इसकी सारी सलाह आज भी काम की है? नहीं, ये ध्यान रखना जरूरी है। इसकी कुछ शुरुआती सलाह, जैसे सिर्फ अमेरिकी ट्रेजरी बिल में निवेश करना, वो शायद उतनी प्रासंगिक नहीं है। हाँ, निवेश के तरीके तो बहुत बदल गए हैं। है और उस पर किताब में ज्यादा डिटेल जानकारी नहीं है।
तो अगर कोई इसे आज पढ़ता है तो क्या ध्यान में रखना चाहिए? इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है और कमजोरी क्या है? देखिए, सबसे बड़ी ताकत है इसका मानसिकता पर जोर, पैसों से ज्यादा जीवन पर फोकस। इसमें वाकई जीवन बदलने की क्षमता है और प्रैक्टिकल तरीके भी हैं, जैसे वो चार्ट वगैरह। कमजोरियां ये हैं कि कुछ फाइनेंशियल सलाह, जैसा मैंने कहा, पुरानी है और हर खर्च को ट्रैक करने के लिए काफी अनुशासन चाहिए। हाँ, वो तो है। हालांकि शायद वो वास्तविक मजदूरी की गणना के बाद वो अनुशासन लाना आसान हो जाए। और हाँ, निवेश कैसे करें इस पर विस्तृत जानकारी की कमी है। तो फिर ये किताब किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है? कौन इसे पढ़े? मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो 9 से 5 की नौकरी या उस रूटीन से थक चुके हैं। हाँ, जो मिनिमलिज्म या फायर के बारे में सोच रहे हैं, या बस अपने फाइनेंशियल जीवन में ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा स्पष्टता और शायद कोई मतलब ढूंढ रहे हैं। अच्छा। खासकर उनके लिए जो पारंपरिक बजट बनाने के बजाय अपने खर्चों को अपने जीवन के गहरे मूल्यों के साथ जोड़ना चाहते हैं, ये उनके लिए परफेक्ट है। संक्षेप में कहें तो पैसा या जीवन सिर्फ एक फाइनेंस की किताब नहीं है, ये पैसे के साथ अपने रिश्ते को बिल्कुल नए सिरे से समझने का एक दार्शनिक ढांचा है, एक फिलॉसफिकल फ्रेमवर्क है। ये सचेत खर्च के जरिए न केवल फाइनेंशियल कंट्रोल देती है, बल्कि जीवन को ज्यादा सशक्त और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। बिल्कुल। मुख्य सबक यही है, खर्च करना एक जीवन का निर्णय है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कम आय पर भी मुमकिन है, सादगी से स्पष्टता आती है और पैसे को अपने मूल्यों से जोड़ना ही असली खुशी का रास्ता है। तो जाते जाते सभी के लिए सोचने वाली एक बात छोड़ जाते हैं। अगर किसी का पैसा उसकी जीवन ऊर्जा का ही एक रूप है, तो क्या वो वर्तमान में इसे उन चीजों में लगा रहा है जो वाकई उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? या ये अनमोल ऊर्जा अनजाने में ही कहीं और बह रही है? सोचने वाली बात है।